Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 2. Unit 2 is from Block 4 MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. I have already done some part of this unit. Today we are going to study about cluster B personality disorders. आज हम cluster A मैं previous video में डाल चुकी हूँ, बता चुकी हूँ. आज हम क्लस्टर बी पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे, यानी कि क्लस्टर बी में आने वाले जितनी भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होंगे उन सब में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगी एंड उसी बेसिस पे हम इसको समझने की कोशिश करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक क्लस्टर बी पर्सनैलिटी. हम ऑलरेडी क्लस्टर ए कर चुके हैं. क्लस्टर बी में जो भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आने वाला है वो कॉमन जो उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो होंगी ड्रामेटिक होंगे, ये लोग इमोशनल होंगे और इरेटिक बिहेवियर शो करेंगे. सो ये तीन चीज़ें आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगी इनमें. पहला जो डिसऑर्डर क्लस्टर बी में आता है वो है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसके बारे में पहले जिक्र नहीं हुआ है. हमने जो 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पढ़े थे उनमें मेंशन नहीं हुआ. अब हम पहली बार इसको समझने की कोशिश करेंगे. बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं वो जनरली अपने बारे में श्योर नहीं होते, हमेशा ये कंफ्यूज रहते हैं. इनको हमेशा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती रहती है क्योंकि ये दूसरे पे भी शक करना और दूसरों पे नहीं ज़्यादा इमोशनली अटैच होना, वैसी चीज़ें इनमें होती है. ये मूडी होते हैं और हर एक चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं. ये कभी किसी चीज़ को ग्रे में नहीं देखते. हमेशा या तो कोई चीज़ सही होती है या कोई चीज़ गलत होती है, बीच की नहीं हो सकती, ऐसा मानते हैं लोग. और हमेशा ये वो लोग होते हैं जो बचपन में जिनका बचपन ठीक नहीं था, इनको ऐसा फील हुआ कि इनका बचपन कहीं खो गया, इन्होंने बचपन एंजॉय नहीं किया. और जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इस तरह की हरकतें करते हैं, बहुत नीडी टाइप का बिहेवियर करते हैं और बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाते हैं. मतलब किसी इंसान से रिलेशनशिप है तो उसको पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इस तरह के हो जाते हैं. और जब इनकी नीड्स पूरी नहीं होती है तो ये बहुत ज़्यादा एम्प्टी फील करने लगते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं. इस तरह से बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, ऐसा फील करते हैं जैसे उन्हें छोड़ दिया गया है, दुनिया ने उन्हें छोड़ दिया है. इस तरह की ये फीलिंग महसूस करते हैं. ये बहुत जल्दी डेस्परेट हो जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं और इस तरीके से दूसरों के साथ बिहेवियर भी करते हैं. इनकी ये जो पर्सनैलिटी है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, ये जो पर्सनैलिटी है ये अर्ली एडल्टहुड में शुरू हो जाता है ये वाले कैरेक्टरिस्टिक शो करना. और अलग अलग सिनेरियोज़ में आप इनकी ऐसी वाली एक्टिविटीज़ देखेंगे. DSM-4 APA ने 5 और 5 से ज़्यादा नीचे दिए हुए पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है. अगर 5 या 5 से ज़्यादा इनमें से कोई भी पॉइंट फॉलो होते हैं तो इसका मतलब उस इंसान को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है. फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंटिक एफर्ट्स टू अवॉइड रियल और इमेजिन अबैंडनमेंट. मतलब इतनी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह इनको कोई छोड़ के ना जाए, जिससे भी वो रिलेशनशिप में है. अकेले नहीं रहना चाहते, चाहे वो सोच ही रहे हो कोई उन्हें छोड़ के नहीं जा रहा, या फिर रियल में अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो ये दुनिया भर के एफर्ट करेंगे कि वो सामने वाला उन्हें छोड़ के ना जाए. इतना परेशान हो जाते हैं ये उस चीज़ को लेकर. अगेन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सुसाइड करेंगे या अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, कट या बर्न करेंगे खुद को, ऐसा नहीं. लेकिन ये दुनिया भर की सारी कोशिश कर डालेंगे कि सामने वाला उन्हें छोड़ के ना जाए. सेकंड पैटर्न जो होता है इनका कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इनकी बहुत इंटेंस होती है और अनस्टेबल भी होती है. और जनरली इनका जो सोच होती है वो ऑल्टरनेट होती रहती है, यानी कि कभी ये तो आइडियलाइजेशन की तरफ जाएगी, मतलब कि जिस इंसान से इनके रिलेशनशिप होंगे उनको ये बहुत ज़्यादा इज्जत देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब अपने सर माथे बिठाना वाली बात. या फिर एकदम डिवेल्युएशन में ले जाते हैं, इतना नेगेटिव क्वालिटीज़ उसकी काउंट करेंगे कि वो सामने वाले को लगेगा कि मुझे कितना नीचे गिरा दिया. ये वाली चीज़ें सामने वाला अपने रिलेशनशिप पार्टनर के साथ करता है. थर्ड पॉइंट जो है उसमें आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम आती है, यानी कि अचानक से अपनी सेल्फ इमेज को लेकर ये
इनमें चेंज आने लगता है, इनकी सोच में चेंज आ जाता है, सडन शिफ्ट होती है वैल्यूज़ खुद को लेकर, अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेकर परेशान हो जाते हैं, अपने टाइप ऑफ फ्रेंड्स उनके कैसे हैं उनको लेकर परेशान हो जाते हैं, उनका जो फ्यूचर में अपने करियर को लेकर गोल है उसके लिए भी ये कंफ्यूज हो जाते हैं और अचानक से ऐसा करने लगते हैं ये लोग। नेक्स्ट जो हम पॉइंट इन पे ध्यान देंगे वो ये है कि ये बड़े इम्पल्सिव होते हैं दो या दो से ज़्यादा एरियाज़ में, जैसे कि जो पोटेंशियली हार्मफुल भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर दे इम्पल्सिवनेस में आके, या फिर एक्सेसिव सेक्स करने लगे, या सब्सटेंस अब्यूज़ करने लगे, या रेकलेस ड्राइविंग करते हुए दिखाई देने लगे, या बिंज ईटिंग करके, यानी कि बहुत सारा खाएंगे इस तरह से, या इनमें लेकिन अपने आप को हार्म करना, चाहे सुसाइड से या फिर किसी और तरीके से, वो नहीं होगा। बाकी चीज़ें आप देखेंगे इनमें कि इनकी इम्पल्सिवनेस इन चीज़ों में दिखाई देगी। अगेन अलग से जो आप देखेंगे वो ये कि रिपीटेड सुसाइडल बिहेवियर या थ्रेट्स इनके तरफ से आते रहेंगे, ये सबको धमकाते रहेंगे कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, सब उनसे डरते रहेंगे या खुद को हार्म पहुँचा दूँगा, इस तरह की सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर्स भी ये शो करते हैं बार बार। अगेन इनमें सिग्निफिकेंट और सडन मूड चेंजेस भी दिखाई देंगे, मतलब अलग से पता चलेगा कि इनमें इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, मूड चेंजेस आ रहे हैं। किस तरह के मूड चेंजेस होंगे? एंशियस हो जाएंगे, या इरिटेबल हो जाएंगे, या एकदम बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई देंगे, और इस तरह के जो बिहेवियर होगा इनका कई घंटों से लेके कई दिनों तक चल सकता है। और इंटरपर्सनल स्ट्रेसेस में भी ये बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, एक्सट्रीम एक्टिविटी इनकी दिखाई देगी, एक्सट्रीमली रिएक्ट करेंगे ये लोग। नेक्स्ट है इनकी जो इनके अंदर एक फीलिंग रहती है हमेशा, एम्प्टीनेस की फीलिंग, ये हमेशा क्रॉनिक एम्प्टीनेस की फीलिंग आती है इनके अंदर, एंड बहुत जल्दी ये बोर भी हो जाते हैं चीज़ों से, ये एक ही चीज़ें कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते। अगेन इनको गुस्सा कंट्रोल करने में भी बहुत मुश्किल होती है, और इनअप्रोप्रिएट वे में ये गुस्सा करते हैं, अपना टेम्पर बुरी तरीके से दिखाते हैं, और ये बार बार इस तरह की चीज़ों के होने की वजह से इनकी फिजिकल फाइट्स भी बहुत होती है लोगों से, क्योंकि ये अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। स्ट्रेस रिलेटेड साइकोसिस भी इनमें देखने के लिए मिला है, जैसे कि पैरानोइया के सिम्टम्स होते हैं कि दूसरों पे शक करते रहना कि सामने वाला उनका नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये चीज़ भी ये करते हुए दिखाई देते हैं। या ग्रॉसली डिसऑर्डेड बॉडी इमेज, खुद को लेकर, अपनी इमेज को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर बड़े परेशान भी दिखाई देते हैं। तो ये तो था बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो जो क्लस्टर बी में आता है। सेकेंड जो डिसऑर्डर इसमें आता है, टोटल 4 हैं। सेकेंड जो आता है वो है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अगेन इसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, थोड़ा और जानेंगे इसके बारे में। जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग होते हैं ये हमेशा अथॉरिटी से पंगा लेते रहते हैं, ये हमेशा डिसरिगार्ड करते हैं अथॉरिटी को, लॉ को, लॉ एंड ऑर्डर को, और अपने हाथ में इन चीज़ों को लेने की कोशिश करते हैं। इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं होती, ये कुछ ऐसी हरकतें भी कर दें जो इलीगल है, या कुछ वायलेंट एक्टिविटी कर दे, या एग्रेसिव बिहेवियर शो कर दे, तो इनको उस चीज़ का कोई दुख नहीं होता। और इस तरह का जो बिहेवियर है ये वायलेंट टाइप का, तो ये 15 साल की उम्र से ही देखने के लिए मिल जाएगा, इवन 15 साल से पहले से भी हम इनमें ये एक्टिविटी देख सकते हैं। DSM-4 APA ने बोला है कि 3 या 3 से ज़्यादा नीचे दिए गए पॉइंट अगर फॉलो होते हैं तो वो पर्सन एंटी सोशल माना जाएगा। क्या क्या है पॉइंट्स? पहला पॉइंट है कि इनके जो ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे कि इनके बिल्कुल ग्राउंड्स बनते हैं कि ये किसी दिन अरेस्ट हो जाएंगे, ऐसी हरकतें करते हुए दिखाई देंगे। एंड देन ये हमेशा धोखेबाजी में लगे रहते हैं, हमेशा लोगों को उल्लू बनाना या लोगों को धोखा देना, अपने मज़े के लिए या अपने प्रॉफिट के लिए, ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। चालबाजियाँ करना, ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। एंड देन अगर इनका कोई प्लान फेल हो जाता है तो इनमें इम्पल्सिवनेस भी दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं। इनमें एग्रेसिवनेस एंड इरिटेबिलिटी भी आपको दिखाई देगी, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी लड़ाई में उतर आते हैं, फिजिकल फाइट्स में आ जाते हैं, और असॉल्टिंग में भी शामिल होते हैं, किसी को परेशान करना, किसी को
तंग कर देना, इस तरह से। ये हमेशा दूसरे की सेफ्टी या खुद की सेफ्टी को लेकर बहुत रेकलेस होते हैं, बिल्कुल उस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, ना किसी की सेफ्टी का ना खुद की सेफ्टी का, ये आप देखेंगे इनमें। देन इररेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंसिस्टेंट इररेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो इनका बिहेवियर है या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं उसको ये ऑनर नहीं करते और अपने काम को हमेशा टालने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा अपने काम को लेकर इररेस्पॉन्सिबल दिखाई देंगे ये। इनमें कोई भी दुख नहीं होता, ये कोई भी एक्टिविटी कर लें इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी हर एक्टिविटी को रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये मैं कारण नहीं हूँ, सामने वाले ने ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया, तो खुद को गिल्ट तक नहीं होता अपनी अपनी कोई भी हरकत का, ये आप देखेंगे इनमें। ये जो लोग होते हैं जिनको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, ये 18 साल से के उम्र तक के जब तक नहीं होते तब तक हम इनको ये डायग्नोसिस नहीं कर सकते, जबकि ये इनके जो सिम्टम्स आते हैं ये 15 साल से पहले ही आने शुरू हो जाते हैं। इनकी जो एक्टिविटी होती है, कंडक्ट डिसऑर्डर की प्रॉब्लम इनको 15 साल से पहले भी आना शुरू हो जाती है, लेकिन जब तक ये 18 साल का नहीं होता आप इसको ये नाम नहीं दे सकते कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो इन्होंने ये भी बताया कि एंटी सोशल बिहेवियर जो होता है इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये कभी उस फेज़ में तो नहीं हो रहा जब उनको मैनिक एपिसोड आए हुए हैं या स्किज़ोफ्रेनिया जैसी डायग्नोसिस हुई है, तब तो नहीं ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर वो ऐसा करते तब आप उनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार मानेंगे, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। अगेन इन्होंने एक केस हिस्ट्री दी है जिसमें कृष्णा 46 ईयर्स का बंदा बताया जो डिवोर्स्ड है और करेंटली अनएम्प्लॉयड है और जेल की हवा खा रहा है एट प्रेजेंट। और ये बंदा कौन था, क्या करता था, उसके बारे में इन्होंने बताया है कि ये जो अपना जब ये एडल्ट था, एडल्ट लाइफ के टाइम पे ये काम किया करता था, इसका खुद का बिजनेस भी होता था। इसकी हिस्ट्री रही है कि ये बहुत अनस्टेबल रिलेशनशिप रही है, इसकी बहुत इंटेंस रिलेशनशिप रही है और ये बहुत वायलेंट भी रहा है अपनी वाइफ और बच्चों के सामने। इसने बहुत लोगों से लड़ाई झगड़े भी किए हैं, बहुत गुस्से के बारे में पता चला इसके बारे में, और ये हमेशा वर्बल फाइट्स में इन्वॉल्व होता है और कभी कभी फिजिकल फाइट्स में भी इन्वॉल्व होता है। इसके नेबर के साथ ये बहुत रूडली बात करता है और इस बात को लेकर इसने अपने पड़ोसियों को मारपीट करके चोट भी पहुंचा दी है, तो और अब इसी वजह से वो जेल में है। तो ये इन्होंने एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी का एग्जांपल दिया है कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी में कौन लोग आते हैं। नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ये जो लोग होते हैं ये हमेशा अपने खुद के लिए बड़े हाई ओपिनियन रखते हैं, मतलब खुद को तो पता नहीं कहाँ आसमान में चढ़ा हुआ समझते हैं। ये बहुत क्रिटिसिज्म को लेकर ओवर सेंसिटिव होते हैं, अगर इनकी कोई बुराई कर दे तो इनको दिल पे लग जाती है, लेकिन ये खुद को हाई रिगार्ड में रखते हैं, यानी हमेशा हाई फाई समझते हैं अपने आप को, चाहे हो ना तो भी। और जो इनको एडमायर नहीं करता उनसे इनको शिकायत रहती है हमेशा। ये जो नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं उनमें से 5 या 5 से ज़्यादा अगर पॉइंट किसी इंसान में पाए जाते हैं तो वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। DSM-4 APA का ऐसा मानना है। पहला है कि खुद के लिए बहुत सेल्फ इम्पोर्टेंस रखते हैं ये, और अपने अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, अपने टैलेंट को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, और अपनी अचीवमेंट के और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये दूसरों से हाई फाई है, दूसरों से ज़्यादा बेहतर है, जबकि उनकी वो अचीवमेंट होती नहीं है जिसके लिए उनको वो रिगार्ड दिया जाए। मतलब रेस्पेक्ट ज़्यादा चाहते हैं, अचीवमेंट कम होती है, लेकिन ये चाहते हैं कि उस छोटी सी अचीवमेंट में भी इनको बहुत रिवार्ड मिलना चाहिए, रिगार्ड मिलना चाहिए। ये अपनी फैंटेसीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं और ये हमेशा फैंटेसाइज करते हैं कि ये अनलिमिटेड सक्सेस इनको मिलने वाली है या मिल गई है, इस तरह की सोच रखते हैं। बहुत सारी पावर आने वाली है इनके हाथ में, और ये आइडियल लव को मानते हैं, फैंटेसाइज करते हैं आइडियल लव को, ब्यूटी को और ब्रिलियंस को, इन सब चीज़ों को बहुत आइडियलाइज करते हैं, ये फैंटेसाइज करते हैं, यानी सपने लेते हैं इन चीज़ों के। एंड देन अगेन थर्ड पॉइंट जो इन्होंने बताया वो है कि वो ये मानते हैं कि वो लोग स्पेशल हैं, जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो ये समझते हैं कि वो स्पेशल है, यूनिक है, एंड कोई भी उनको समझ नहीं पा रहा, और ये इनको तभी लोग समझ सकते हैं और बहुत कम लोग ही समझ सकते हैं उनकी यूनिकनेस। एंड दूसरा, ये उन्हीं लोगों से एसोसिएट होना चाहते हैं जो हाई स्टेटस के लोग हैं,
या ऐसे स्पेशल लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि उनको सिर्फ ऐसे ही लोगों से दोस्ती रखनी चाहिए जो हाई फाई लोग हैं, नीचे लोगों से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, इस तरह की सोच रखते हैं। और इनको बहुत ज़्यादा एडमायरेशन चाहिए, इनको चाहिए कि कोई इनको एडमायर करता रहे सारे टाइम, तभी ये खुश रहेंगे। हमेशा इनको सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रहता है, यानी कि ये अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि इनको पॉजिटिवली ट्रीट किया जाए, और ये हमेशा ऐसा ही कुछ रिवार्ड लेना चाहते हैं। इनको हमेशा, इन्होंने कुछ भी ना किया हो तो भी इनको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलना ही चाहिए, ऐसी ये सोच रखते हैं। ये दूसरों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इनमें एम्पैथी नहीं होती, दूसरों की कोई भी प्रॉब्लम को समझना नहीं चाहते, किसी की नीड को नहीं समझना चाहते, किसी की फीलिंग को नहीं समझते हैं, ये चाहते ही नहीं है कि समझना एक्चुअली। एंड ये बहुत जेलस होते हैं सामने वाले को देखकर, सामने वाले के अच्छे एक्टिविटी को देखकर, और ये एरोगेंस भी शो करते हैं अपने बिहेवियर एंड एटीट्यूड में, ये भी हमें देखने के लिए मिलता है इनमें। नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो है हिस्टोरिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अगेन इसके बारे में भी हम पहले कर चुके हैं, लेकिन और थोड़ा सा जानेंगे। ये बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं अपने अपीयरेंस को लेकर, और हमेशा इनको ये अटेंशन की इच्छा रखते हैं कि लोग हमें बहुत अटेंशन पे करें, इस तरह का सोच रखते हैं। इनका जो बिहेवियर है अक्सर ऐसा दिखाई देता है कि ओवर द टॉप है, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया, ऐसा वाला हमें देख के उसको फीलिंग आएगी। जबकि वो और लोग इसको बड़ा शैलो बिहेवियर मानेंगे। वो तो सोचेगा कि बहुत ज़्यादा उठ उठ के उचक उचक के काम कर रहा है, लेकिन सब लोगों को सोचे कितनी चीप हरकत है, क्या है ये, इस तरह का रिएक्शन होगा लोगों का। एंड DSM-4 APA कहता है कि 5 या 5 से ज़्यादा नीचे दिए गए पॉइंट अगर फॉलो होते हैं तो ये पर्सन हिस्टोरिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। पहला है ऐसी सिचुएशन जहाँ पे उसको अटेंशन नहीं मिल रही है, वो सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं है, वहाँ इस इंसान को बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है, बहुत परेशान हो जाता है। इसको बहुत जल्दी जल्दी और इनअप्रोप्रिएट ये प्रोवोकेटिव बिहेवियर या सिडक्टिव बिहेवियर करता है इंटरपर्सनल इंटरेक्शन में। जब भी किसी भी इंसान से, अननोन कोई इंसान है तो भी उससे जब ये बात करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो ये इंसान हमेशा सिडक्टिव बिहेवियर शो करेगा जो इनअप्रोप्रिएट होगा, और वो भी कई बारी करेगा, एक बारी नहीं कई बारी करेगा, और जल्दी जल्दी करेगा। देन इनके इमोशंस में एकदम से शिफ्ट आता है। इनके इमोशंस बहुत शैलो से होते हैं, ओ लग गई, ओ कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मतलब एक होता है ना जो वरी होती है, वरी इनमें नहीं होती है, ये वरी नहीं करते, ये सिर्फ शैलो बिहेवियर शो करते हैं। एंड देन जो इमोशंस होते हैं वो हमेशा इनके ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं बहुत जल्दी जल्दी। कभी एकदम से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, कभी एकदम से रूड हो जाएंगे, मतलब इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। ये अपने फिजिकल अपीयरेंस को कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं लोगों की अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए। मतलब अपने अपीयरेंस को कुछ ऐसा रखेंगे कि लोग उनकी तरफ देखेंगे ही देखेंगे, इस तरह का अटेंशन सीकिंग टाइप बिहेवियर इस तरह का रखेंगे। देन ये बहुत एक्सेसिव ड्रामेटिक स्टाइल होती है इनकी बोलने की भी। ये इस तरीके से बोलते हैं कि इनकी ड्रामेटिक स्टाइल लोगों के ध्यान में लग जाती है कि ये कुछ ज़्यादा स्टाइलिश वे में नहीं बोल रही, जो नॉर्मली इंसान नहीं बोलते उस तरह से बोलते हैं। एंड उनकी जो बात होती है उसमें कोई होती नहीं है बात, मतलब सेंसिबल बात नहीं बोल रहे होते, लेकिन बड़ी स्टाइल से बोल रहे होते हैं। और इनके जो ओपिनियंस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओपिनियंस किसी भी चीज़ को लेकर। और अगर हम पूछे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ये वाली बात इतना स्ट्रांगली क्यों बोल रहे हो, तो उसके पीछे जो वो रीजनिंग देंगे वो इतनी रॉ रीजनिंग होगी जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। मतलब हमें लगेगा ये तो कोई कारण नहीं हुआ ऐसा इतना स्ट्रांग ओपिनियन देने का, इस तरह क्या ये बिहेव करते हैं। और जो भी इनके ओपिनियन होंगे उसके लिए इनके पास एविडेंस भी नहीं होते, फैक्ट्स भी नहीं होते, प्रूफ नहीं होते। अगेन ये सेल्फ ड्रामेटिक होते हैं, थिएट्रिकल होते हैं, यानी बहुत शो ऑफ करना उचक उचक के, जैसे ड्रामा में ओवर एक्सप्रेशन होता है ना हर चीज़ का, वैसा ही ये लोग करते हैं। और अपने इमोशंस को एक्सेजरेट करके बताते हैं। ये जो सर्कमस्टेंसेज है उनसे बड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों के सर्कमस्टेंसेस से, दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इस तरह के ये लोग होते हैं। एंड देन ये कोई भी रिलेशनशिप है वो उतनी इंटीमेट होती नहीं है जितना ये समझने लगते हैं। ये किसी से जरा सी रिलेशनशिप हुई उसको भी ये इतना मान लेंगे कि बहुत डीप रिलेशनशिप थी, बहुत ज़्यादा डीप थी। इस तरह की चीज़ें हम इन लोगों में देखेंगे।
तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में किया, देन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में भी पढ़ा, देन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा, एंड देन एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा। आपने ये सारी चीज़ें सुनी, अब आप चेक कर सकते हैं कि ये सारी की सारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आपको ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक बिहेवियर्स थे इन सारी चारों की चारों पर्सनालिटीज़ में। तो दैट इज़ वाई ये कॉमन फीचर है जो बी क्लस्टर में होता है कि ये इरेटिक बिहेवियर शो करते हैं, इमोशनल होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं। आई होप आपको मेरे वीडियोस समझ आते होंगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ। एंड अगर आपको यूज़फुल लगते हैं मेरे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें प्लीज़ अपने ग्रुप्स में। व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक पेज हो गया, जहाँ जहाँ भी आप कनेक्टेड है साइकोलॉजी स्टूडेंट्स से, तो आप प्लीज़ उन्हें कनेक्ट करें और ये वीडियोज़ उनसे शेयर करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हो सके। Keep on watching. Thanks for watching my videos and subscribing my channel. Take care of yourself. Be safe. Bye bye.